दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विश्लेषण, आज का एनालिसिस निश्चित रूप से मौका परस्ती राजनीति का एक जीता जागता सबूत है। कब किसको अपने फायदे के लिए कहां इस्तेमाल करना है और कब दूध की मक्खी तक निकाल के फेंक देना है, इसका एक सीधा उदाहरण आज आपको बिहार की राजनीति में मिल जाएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपना गुरु मानने वाले जेपी आंदोलन से निकले हुए वो लोग अगर आज सिर्फ लाल बत्ती के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अपने कितने भी करीबों का बलिदान दे दें, क्योंकि कुर्सी के चिपके रहना और एन के इन कारण लाल बत्ती हासिल करना, चाहे वो बिहार की राजनीति के पलटू राम हो या किसी भी नाम से उनको संबोधित कर दीजिए, उनका मकसद हमेशा एक ही रहा है कि कैसे भी सत्ता को बरकरार रखना और सत्ता को बरकरार रखने के लिए कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं रखना, क्योंकि सिद्धांत की राजनीति अगर आप करोगे तो लाल बत्ती से चिपक नहीं सकते। एक ऐसे ही एनालिसिस को लेकर आज आपके बीच में हम आएंगे। इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, एक गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना योगदान देते रहें। दोस्तों, एक बात और, अगर स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए आप अपना कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप जा सकते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार ने जब मुख्यमंत्री की कुर्सी को पकड़ने के लिए, जमाए रखने के लिए, लाल बत्ती को पकड़े रखने के लिए, भले ही उनको किसी नाम से संबोधित कर दीजिए, चाहे वो पलटू राम हो या XYZ कोई भी हो, उनके वोटर्स को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति लगातार कभी भाजपा की गोद में बैठता है, कभी राजद की गोद में बैठता है, तो जनता को भी उसका रिस्पॉन्स देना चाहिए, लेकिन उनका वोटर भी वैसे ही है। उस पलटू राम को वो एन के प्रकार किसी भी तरह एक्सेप्ट कर लेता है, और शायद यही बिहार की राजनीति का गिरता हुआ स्तर का सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि जनता अगर एक बार सबक सिखा देती, नीतीश कुमार जैसे लोग दोबारा भारतीय राजनीति में, बिहार की राजनीति में नहीं निकलते। यद्यपि नीतीश कुमार ने कभी भी अकेले सत्ता हासिल नहीं की है, हमेशा दूसरों के गोद में बैठ करके, दूसरों के कंधे का सहारा लेकर के ही राजनीति की है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने अपने फायदे की, स्वार्थ की राजनीति की है, और वो स्वार्थ की राजनीति चाहे अपने करीबों का कितना बलिदान देना पड़े, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज भारतीय राजनीति में एक व्यक्ति ऐसा है जिसके आकलन से, जिसके रुतबे से, जिसकी बढ़ते जो है रुतबे से इतना परेशान हो गया है कि हर व्यक्ति किसी भी तरह अंडर प्रेशर है। देखिए, संघ केरला में अपनी बैठक कर रहा है, उसको भी एक डर सता रहा है, भाजपा के अंदर क्या चल रहा है, भाजपा के बाहर क्या चल रहा है, भाजपा की सीटें कैसे कम। ये एक आकलन करना, आत्मबंधन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तोड़ उनके पास नहीं है, क्योंकि अभी तक जो भाजपा की सफलता का सबसे बड़ा कारण था कि भाजपा के बाद एक लंबा गैप था, और वो गैप भर चुका था। राहुल गांधी का कोई तोड़ इनको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जातिगत जनगणना का ऐसा कार्ड राहुल गांधी ने चला है कि अभी ना जाने कितने विकेट गिरते जाएंगे। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान बहुत तेजी से बाहर आए और उन्होंने सोचा कि 5% 100% रिजल्ट देके 5% सांसद हमने जीता है, तो बेहतर होगा कि हम मोदी अमित शाह को थोड़ा सा एक धमकी दे सकते हैं। वो बाहर आए, उन्होंने जातिगत जनगणना का सपोर्ट किया, राहुल गांधी का सपोर्ट किया। अभी एक चैनल पर उन्होंने बताया कि राहुल गांधी एक गंभीर नेता हैं, विश्वसनीय नेता हैं। ऐसे बयान अमित शाह और मोदी को सुनने की आदत नहीं है। उन्होंने सिर्फ जातिगत जनगणना ही नहीं, लेटर एंट्री उसका सपोर्ट किया, यानी कि एनडीए के जो उनका आइडियाज था, जो एनडीए का अपना सिद्धांत था, जो एनडीए की अपनी रूलिंग थी, उससे अलग हट गए। आरक्षण के ऊपर उन्होंने एनडीए से हट करके इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। रास्ता क्या हुआ? बुलाया गया, एक दूसरे नेता से एफआईआर की पुरानी कॉपी निकाली गई
और समझा दिया गया कि देख लो आगे बढ़ना है तो ये आगे बढ़ जाएगा। जो 5 दिन तक कैमरे के सामने चमक रहे थे चिराग पासवान, वो जाके अमित शाह पर सरेंडर कर गए। मैं तो मोदी का हनुमान है। इसी पैटर्न पे देखिए, नीतीश कुमार ने अपने सबसे करीबी राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी का उपयोग किया। हमास के मैटर पर, इजराइल हमास के मैटर पर इंडिया गठबंधन के साथ उनको भेजा, वहां जाके उन्होंने बाकायदा साइन किया। जातिगत जनगणना पर साफ उन्होंने कहा कि हम इसके समर्थक हैं, जबकि एनडीए इस लाइन से अलग थी। आरक्षण पर, लिटरल एंट्री पर, हर जगह एक अलग रुख अख्तियार किया जो एनडीए का अपना सिद्धांत था, जो एनडीए की अपनी रूलिंग थी, जिस पर एनडीए चल रहा था, उससे अलग हटके केसी त्यागी को भेज दिया। उसके बाद जब अमित शाह ने नीतीश कुमार को टाइट किया, क्या हो रहा है, तो हुआ क्या, नीतीश कुमार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। क्योंकि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी, अपनी लाल बत्ती बहुत प्यारी है, और केसी त्यागी जैसा व्यक्ति जो बिल्कुल समर्पित नेता है नीतीश कुमार का, जब जब इन्होंने पाला बदला वो इसी तरह वही पाला बदलता रहा, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। यद्यपि कहा यह गया कि उन्होंने निजी कारणों से लिया है, केसी त्यागी का कोई निजी कारण है ही नहीं है। सब जानते हैं कि उनको बलि का बकरा बनाया गया, और नीतीश कुमार को पहले बलि का बकरा तो है नहीं, सॉरी इसमें क्या नाम, केसी त्यागी कोई बलि का बकरा पहले तो है नहीं। ललन सिंह को देख लीजिए, आरसीपी सिंह को देख लीजिए, जो इनके स्टेट जो नेशनल प्रेसिडेंट थे, जब उनके करीब थे तो ठीक है, जहां वो भाजपा के शरण में गए निकाल बाहर कर दिया गया। कुशवाहा को देख लीजिए, गुप्तेश्वर पांडे जो डीजीपी थे उनको देख लीजिए। ये बराबर ऐसे लोग हैं कि जिनको कहीं ना शिवानंद तिवारी को देख लीजिए, सब अपने फायदे के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया। और जब इनको लगा, जीताराम मांझी को देख लीजिए, सब ऐसे लोगों को इन्होंने इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करके एक समय पर उठा के किनारे कर दिया, जिससे कि नीतीश कुमार का व्यक्तिगत फायदा अगर नहीं हो रहा है तो ये कोई नेता, कोई करीबी उनके लिए मायने नहीं रखता। जब वो व्यक्ति छात्र राजनीति से निकला हो, जेपी आंदोलन में साथ साथ काम किया हो, लालू प्रसाद यादव के साथ रह करके भी उनको साइडलाइन कर सकता हो, तो नीतीश कुमार की राजनीति कहां है। लेकिन नीतीश जी को शायद ये नहीं पता है कि जो आपने अभी तक किया तो किया, ये भाजपा है, और भाजपा का एजेंडा का अतीत का पन्ना पलट लीजिए। उसका एक ही मकसद था कि बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी ने ऐसे पगड़ी नहीं बांधी थी, पगड़ी बंधवाई गई थी कि नीतीश कुमार को खत्म करके भाजपा का एक छत्र राज करना है बिहार की राजनीति। वो राजद को खत्म नहीं कर पाए, लेकिन जितने ये थाली के बैगन थे जो जब चाहे भाजपा में गए और जब चाहे इधर गए, उनको उनके अस्तित्व का सवाल आज जरूर खड़ा हो गया। ऐसे चिराग पासवान और नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में आने वाले चुनाव के पहले भाजपा उनको अस्तित्वहीन कर सकती है, अगर उनका यही राजनीति का पैटर्न रहा तो। क्योंकि एक आपका प्लेटफॉर्म होना चाहिए, राजद का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वो किससे समझौता करेगा और अपने लोगों को धोखा नहीं देता। सीटों का आना जाने एक अलग बात है, राजनीतिक मकसद हो सकते हैं, राजनीतिक विचार हो सकते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं, मनभेद भी हो सकते हैं, मतभेद होना लाजमी है, लेकिन फिर भी उनको बैठ के उनके रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन जिस तरह की राजनीति नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने की, उसका अंजाम उन्होंने भुगत लिया, और यही हालत है कि बिहार की राजनीति आज उस मुहाने पे खड़ी हुई है जिसका पता नहीं कि कब शुरुआत कब हुई तो इसका अंत क्या होगा। लेकिन वहीं राहुल गांधी का खौफ पूरी राजनीति में नजर आ रहा है। जातिगत जनगणना का कोई खिलाफत नहीं कर पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जब अमित शाह जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा गया तो उन्होंने मना नहीं किया इस बात को, देखिए ये इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी की बहुत बड़ी चीज है। वो ये नहीं कह पाए हटाइए इसको, कोई जातिगत जनगणना नहीं, हम इस बारे में कोई बात नहीं, हमारा ये कोई एनडीए का कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं जहां पर जाति जनगणना की बात करें। उन्होंने क्या कहा, समय आएगा तो देखा जाएगा, समय आएगा तो देखा जाएगा।
जिस जातिगत जनगणना का राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर चिल्ला चिल्ला के कहा था कि जातिगत जनगणना हो के रहेगी, अमित शाह, मोदी जी आप रोकना चाहो तो रोक लो, आज नहीं तो कल होगी, होगी जरूर। आज केरला में, पलक्कड़ में आरएसएस भी इसी चीज पर मंथन कर रही है कि 303 से 240 कैसे। 17 सितंबर 2025 के बाद मोदी जी कैसे। भविष्य की राजनीति में योगी, मोदी, इनके बीच में कौन? राहुल गांधी का तोड़ क्या है? जिस तरह राहुल गांधी, अखिलेश ने यूपी की राजनीति में भाजपा को ध्वस्त किया है, जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिस तरह की अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा को माया मंडित किया गया था, हर तरफ, हर स्टेट के अंदर वो सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। यूपी की जनता ने उसको दरकिनार कर दिया। उसने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया, भाजपा के मेन एजेंडे को दरकिनार कर दिया और आधी से ज्यादा सीटों पर हरवा दिया। संघ इस पर परेशान है, मोदी, अमित शाह जी इस पर परेशान है। उनको ये लग रहा है कि अगर 4 स्टेट के चुनाव भाजपा हार गई तो यही हमारे जो एनडीए के गठबंधन के साथी हैं कल हमें आंख दिखाएंगे। उसके पहले ये आंख दिखाएं, इनको इतना मजबूर कर दो कि ये सोच भी ना पाए कि हमें मोदी जी, अमित शाह का विरोध करना है। आज हालत बहुत साफ है। नीतीश कुमार भले ही शांत हो गए हों, जनता के बीच में जाना शुरू कर दिया हो, किसी नए पैतरे की तैयारी में हो, नीतीश कुमार पैतरा कितना भी बदल रहे हैं, लेकिन भाजपा का मिशन बिहार एक ही है कि बिहार की राजनीति में भाजपा को एकमात्र स्टेट में एक छत्र राज्य बना करके राजनीति करने का उसका मकसद है। और नीतीश जी ऐसे हालात में आज नहीं कल भाजपा कभी भी आपको ठिकाने लगा देगी, क्योंकि आपकी राजनीति सिद्धांत विहीन है। आपकी राजनीति अपनों को धोखा देने की है, और जो लोग अपनों को धोखा देते हैं ये बड़े धोखा खाने की कवायद का रास्ता खुद तैयार कर लेते हैं। ऐसे में स्वार्थी राजनीति का तमगा लगाकर नीतीश कुमार एक लंबे रेस की घोड़े नहीं खेल जा सकते। यद्यपि ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के ऐसे कर्मों के कारण राजद और मजबूत होगी, इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, और भाजपा ये चाहती है कि नीतीश कुमार और चिराग अगर मजबूत कमजोर भी हो जाते हैं तो उससे भाजपा का दायरा बढ़ेगा। लेकिन ये गलती भाजपा ने महाराष्ट्र में भी की थी कि अगर हम शिवसेना को खत्म कर दें तो भाजपा बहुत ऊपर चली जाएगी। और दोस्तों क्या हुआ, पिछले चुनाव में भाजपा 103 या 105 सीट पाई थी। अभी के सर्वे जो बता रहे हैं कि 50 के आसपास है। तो ऐसा नहीं है। ये जो चाहे मराठी मानुस हो, चाहे बिहार का ऐतिहासिक जनता हो, वहाँ की जनता बहुत कुछ आकलन करती है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि बिहार का जनमानस क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी सोच, अगर उसने आपको सत्ता दी है, सत्ता का दुरुपयोग अगर आप करोगे तो उसका खामियाजा भी आप ही भुगतोगे। दोस्तों, आपको ये हमारा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर वही निवेदन कि अगर स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए आप कोई आर्थिक योगदान देना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप जा सकते हैं। मैं सतीश श्रीवास्तव कल फिर एक नए आंकड़े के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में आऊँगा। नमस्कार।